आप सभी का स्वागत है दी भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन में। मैं भूपेंद्र दुबे, आपकी जीएस फैकल्टी आपका स्वागत करती है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे ख्याल से सभी आ गए हैं, ठीक है। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा, बेसिक थे, उसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा डिस्कशन किया था। आपने मुझे जाना था, मैंने आपको जाना था, और ज़्यादा हमने अभी स्टार्ट किया नहीं था। हम धीरे धीरे चलेंगे, अभी डेमो क्लासेस है इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि अभी सबका ज़ीरो लेवल है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में जो मैंने कल बताया था। तो आज हमसे और भी नए लोग जुड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने कल पढ़ा था उसका एक रूपरेखा दे देंगे कि हमने ये पढ़ा था। फिर जिनको वहाँ से जो वीडियो डली हुई है पहले वीडियो देख सकते हैं, तो वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे कल वाली वीडियो का आज से लिंक है, तो इसलिए मैं आज मुझे बताना पड़ेगा कि जो हमने कल थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, इसलिए आज हमको उसमें लाके दोनों को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं, कल मैंने आपको ये बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल पहले बताता हूँ मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है, ओके। तो कल हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होती है, यानी अर्थशास्त्र। इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था। और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क, मॉडल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DNM भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं वितरण तंत्र, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको ये मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। जो भी नए बच्चे आए होंगे वो थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, और वो कल की वीडियो देख लेना, तो उनसे और क्लियर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स क्या होता था, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इकोनॉमिक्स एक विषय है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार उत्पादन होता है, वितरण होता है, तथा किस प्रकार उनकी खपत की जाती है, इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द सब्जेक्ट, it is the study of how goods and services are produced, distributed and consumed in an economy। किसी एक इकोनॉमी में किस तरह वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनका वितरण होता है तथा उनका उपभोग होता है, इसकी स्टडी करते हैं हम किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक विषय है, अर्थशास्त्र, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इकोनॉमी, जो कि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक्स में थ्योरीज़ हैं, ठीक है, जो भी हमारी थ्योरीज़ हैं इकोनॉमी में, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, डिमांड और सप्लाई थ्योरी हो, मांग और पूर्ति का सिद्धांत हो, ठीक है, जितनी भी हमारे, चाहे कोई भी कर्व हो, लॉरेंस कर्व हो, गिनी कोफिशिएंट हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, तो वो आप तब पढ़ लीजिएगा। तो उन सब का जब हम अप्लाई करते हैं अपने ग्राउंड लेवल पर, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था में उसको अप्लाई करते हैं, तो जो उसके रिजल्ट मिलते हैं वो हमको इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। तो ये इकोनॉमी होती है, मतलब जो यहाँ पर किताबों में लिखा हुआ है, जब उसको हम अपने वातावरण में अप्लाइड करते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स के माध्यम से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और हमारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो ही हमारी अर्थव्यवस्था बनती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक विषय है जिसके अंदर हम वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उनका कंज्यूम किया जाता है, इसकी स्टडी करते हैं। यानी व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 3 थिंग्स। ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझा रहा हूँ, जो भी नए बच्चे आए वो कल का वीडियो देख लेगा, फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ, तो आपको आज कोप अप करने के लिए ईजी पड़ेगा। तो व्हाट इज़ इकोनॉमी, इट इज़ हाउ आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एजेंट एंड आवर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन
interact with each other and interdependence with each other हैं. This theory we study in economics. तो इकोनॉमिक किससे मिलके बनी है? हमारे इकोनॉमिक एजेंट से, यानी जो हमारे आर्थिक एजेंट्स होते हैं उनसे मिलके बनी है. जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनसे मिलके बनी है. और जो भी हमारी इकोनॉमिक, जितने भी हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हुआ आरबीआई हुआ, ये भी एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है. हमारा सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक हुआ, बैंकिंग सिस्टम हुए, हमारे सारे इंश्योरेंस कंपनी हुई, ये सब क्या है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? तो इसको थोड़ा समझ लीजिए. आर्थिक गतिविधियाँ वे सब गतिविधियाँ होती हैं जिनमें हमें यानी आप ये समझ लीजिए जिसमें हमें प्रॉफिट लॉस, ठीक है, या हमारे लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या वेजेस मिल रहे हैं, या हमको कहीं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये सारी गतिविधियों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप पे कर रहे हैं इस ऐप पर, तो वो क्या हो गया? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. लेकिन आप किसी बच्चे को अपने घर पे पढ़ा रहे हैं और उससे ट्यूशन फीस नहीं ले रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उससे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ना ही आपको कोई लॉस हो रहा है. तो इस तरह की गतिविधियों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं मानते हैं, जो हम फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही ये होता है अर्थ से. अर्थ से मतलब होता है पैसे से, हैं. तो अपन पैसे, मनी की जहाँ बात आती है, वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक में जहाँ से आपको पैसे की प्राप्ति होती है, या आपको कोई लॉस हो रहा है, इनकम जनरेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. मान लीजिए आप किसी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आप इन्वायरमेंटल की किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसमें आपको कुछ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई आपको पे नहीं हो रहा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं गिना जाएगा आपकी, क्योंकि उससे आपको कुछ मनी नहीं मिल रही है, अर्थ नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है. दूसरी तरफ आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको काम करने के पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. ठीक है, तो ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये होती हैं आर्थिक गतिविधियाँ. इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत व्यक्ति भी हो सकते हैं. जो हम एजेंट्स होते हैं, जैसे जो LIC की पॉलिसी हम जमा करते हैं, तो हमारे एजेंट घर आके हमसे पैसा लेते हैं और वो जाके वो वहाँ जमा, तो ये एजेंट्स होते हैं. ठीक है. इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, हम बैंक में जाके पैसा जमा कर रहे हैं. तो इकोनॉमिक एजेंट एक वास्ट डेफिनेशन है जिसमें इंस्टीट्यूशन भी मिले हुए हैं, ठीक है, इंडिविजुअल भी होते हैं. तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं वो इकोनॉमिक एजेंट्स में गिनी जाती हैं. तो आपको क्या समझ में आया? इकोनॉमिक एजेंट समझ में आया, ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे RBI हुआ अपना, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हुई, LIC वगैरह, ये सब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? वे गतिविधियाँ जिनसे हमें अर्थ की प्राप्ति हो रही है, पैसे की प्राप्ति हो रही है, मनी की प्राप्ति हो रही है, वो सारी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो जिससे आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिना जाएगा. चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कोई एक्टिविटी हो रही हो या कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी एक्टिविटी कहाँ होंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ठीक है. दूसरा, इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट में आपने बताया इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है. ठीक है. तो ये हो गए इकोनॉमिक एजेंट्स. ठीक है. अब इकोनॉमी क्या है? ये एक डायनेमिक सिस्टम है, मतलब चेंजेबल सिस्टम है, गतिशील सिस्टम है. इसमें चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है. समय के साथ साथ इकोनॉमिक में चेंजेस आते रहे हैं. जैसे भारत की जो पहले अर्थव्यवस्था थी 1990 से पहले, वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी भारत की. ठीक है. एक बंद अर्थव्यवस्था थी. जो ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे हमारे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, उसके बाद हमारी ओपन इकोनॉमी बनी थी और हम दूसरे कंट्रियों से जुड़े थे, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. तो वो क्या होता है? यानी डायनेमिक, यानी चेंजेबल फीचर है. तो इकोनॉमी क्या होती है? चेंज होती रहती है. ठीक है. चेंज होती है, कभी कांस्टेंट नहीं रहती. इसमें इफेक्ट आते रहते हैं. जैसे ये कभी अभी का हाल ही का एग्जांपल देख लीजिए. जैसे ये पेंडेमिक आया है, कोरोना वायरस. ठीक है. इसके द्वारा क्या हो रहा है? इस वायरस के द्वारा हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी क्या ग्लोबली जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई है? ढह गई है. एक तरह से स्लो हो गई है. बहुत ही डिप्रेशन में कई चले देश जाने वाले हैं. ठीक है. धीरे धीरे. तो वहाँ पर
उसका इफ़ेक्ट आता है। इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट हम अपनी अर्थव्यवस्था में देखते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या टीवी चैनल देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, उसमें भी यही बात चलती रहती है कि अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है इस एक वायरस से, ठीक है। तो हर चीज़ का प्रभाव इकोनॉमी में होता है। जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लगभग हर कोई अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालती है। अब एक चीज़ और समझिए आप, अर्थव्यवस्था बेसिकली है क्या? अर्थव्यवस्था का जब तक कोई मतलब नहीं है, ये एक जो शब्द है ये एक इनकम्प्लीट वर्ड है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का अपना कोई मतलब अर्थ नहीं होता जब तक कि मैं इसके आगे किसी देश का, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इंडियन, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। जब तक इस वर्ड के आगे कोई देश का, किसी राज्य का, किसी स्टेट का या किसी डिस्ट्रिक्ट का भी नाम नहीं लिखा हो, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ ये नाम लिखना हुआ, किसी नेशन का नाम लगाना ज़रूरी होता है। चाहे आप यहाँ यूएसए का लगा सकते हैं, चाइना की, अगर मैं चाइनीज़ कहूँगा तो चाइना इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था इनकम्प्लीट ऑर्डर जब इसमें अपन एक किसी कंट्री का नाम ऐड कर देते हैं, जब ये फुलफिल होता है, ठीक है, तब ये पूरा एक शब्द बन जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। एक हमारे महोदय और थे रॉबिन, उन्होंने ये दिया, वो अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बोला था, एक जब इकोनॉमिक जैसे जैसे डेवलप्ड होती गई, ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, डेली नई नई थ्योरीज आ रही हैं। उन्होंने दी थी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का सिद्धांत, जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, वो बहुत ही अल्प मात्रा में हैं। तो इकोनॉमी क्या सिखाती है हमको कि हम उन अल्प मात्रा में जो हमारे रिसोर्स हैं उनका किस तरह से हम उपयोग करें कि वो हमारे लिए एज वेल एज हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उपयोग हो सके। तो वो उनकी थ्योरी थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। आती नहीं है, बस मैंने बताना था तो बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अपन आते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल पर। तो अर्थव्यवस्था किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं? इट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन अ डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है, इन अ डिफाइंड टेरिटरी इन अ इकोनॉमी। इसको हम कहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था। किसी एक डिफाइंड टेरिटरी के अंतर्गत उसके इकोनॉमिक एजेंट की स्टडी, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी, उसके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की स्थिति, साथ ही साथ उनका आपसी में किस तरह से संबंध है, उसको दर्शाते हैं हम अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अर्थव्यवस्था की आज तो शुरुआत है, जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, जैसे पॉवर्टी आएगा, गरीबी जब पढ़ाऊंगा आपको, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम हम कल से मेरे ख्याल से कल से हम स्टार्ट कर देंगे उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आप समझ लीजिए कि मेन हमारी शुरुआत होगी सब्जेक्ट की, ठीक है। इस तरह के जब टॉपिक आते जाएंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे, हैं मार्केट पढ़ेंगे, हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, सेल्स पढ़ेंगे, तो इस तरह की हम चीज़ें पढ़ेंगे। और WHO भी पढ़ेंगे उसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और भारत का संबंध क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें काफ़ी तरह की सब्सिडीज़ दी गई हैं, ग्रीन बॉक्स, उन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल क्या होता है। ये मैंने कल बता दिया था, तो अपन 5 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल 3 तरह के होते हैं: स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, और स्टेट मार्केट मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। ओके, ये 3 मॉडल हमारे होते हैं, यानी राज्य वितरण तंत्र, बाजार वितरण तंत्र, और एक होता है राज्य और बाजार वितरण तंत्र, ठीक है। ये 3 मॉडल होते हैं। DNM का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। तो हम ये देखते हैं इसमें, ये एक मॉडल है, एक थ्योरी है, जिसकी तरह से कि ये वितरण के किस तरह से वितरण होता है गुड्स एंड सर्विसेज का हमारी इकोनॉमी में, वो हम इन 3 मॉडल के माध्यम से देखते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, राज्य सरकार यानी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो यूनियन गवर्नमेंट होगी, वो सभी चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोडक्शन की ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उनको किस तरह से आप तक पहुंचाना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है,
स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसका दूसरा नाम है नॉन मार्केट, ठीक है, डीएनएम। यानी इस वर्ड को आप पकड़िए, नॉन मार्केट मतलब बाज़ार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, बाज़ार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो पूरी एक्टिविटीज़ कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इकोनॉमी में स्टेट जहाँ जहाँ दिखे आपको, उसका आप मतलब समझना कि हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब दूसरा वर्ड आता है अपना मार्केट डीएनएम मॉडल। मार्केट डीएनएम मॉडल में क्या होता है? बाज़ार सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म, इन सब का निर्धारण कौन करता है? मार्केट करता है, ठीक है। ये मार्केट जो प्राइस वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसका निर्धारण कैसे करता है? डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे वो प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, रेट का, ठीक है। और मैं आगे आपको इसको समझाऊंगा डिटेल में। तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? स्टेट कोई हस्तक्षेप नहीं करता उसके काम में, स्टेट उसको फ्रीली छोड़ देता है, ठीक है। तो ये होता है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। तीसरा होता है स्टेट मार्केट मिक्स डीएनएम। इसमें क्या होता है, जो ये दोनों मॉडल थे, इनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उनको मिलाकर एक तीसरा मॉडल मिलाया गया, जिसमें स्टेट यानी हमारी गवर्नमेंट और जो हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज होती हैं, जैसे कि जो भी हमारे जैसे अंबानी वगैरह हुए, अडानी हुए, ये सब क्या करते हैं? साथ में मिलके काम करते हैं और इकोनॉमी को चलाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो भी हमारे मूलभूत और जो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, जो भी एरियाज़ हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी हुई, ठीक है, इन सब की जिम्मेदारी, या जो पीडीएस सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, इन सब की जिम्मेदारी स्टेट ले लेती है कि इन सब को रेगुलेट मैं करूँगी। साथ ही साथ बाकी चीज़ों के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को मार्केट के पे छोड़ देती है। तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जब ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं और इकोनॉमी चल रही है, इसी को हम कहते हैं स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग काम कर रहे थे, स्टेट अकेली काम कर रही है, यहाँ पर मार्केट अकेली काम कर रही है, और यहाँ पर स्टेट मार्केट मिलके काम कर रहे हैं, जो हमारे एक इंडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टेट जहाँ पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, ये चाइना का एग्जाम्पल, चाइना में इस तरह की मिलती है हमको। मार्केट अकेली जहाँ काम कर रही है, जैसे यूएसए, ठीक है, ये एग्जाम्पल होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं जो हमें आज पढ़ना है। ये तो हमारा कल का हो गया रिवीजन। अब आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, वो क्या है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज का टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। इससे आपका क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा। हाँ, और मैंने कल एक चीज़ जो पढ़ाई थी, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमी, बताइए। मैंने आपको बताया था ना, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, कौन थे? एडम स्मिथ, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कौन है? फादर कौन है मॉडर्न इकोनॉमी के? एडम स्मिथ, ठीक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में बताता हूँ। तो हमारी वर्ल्ड लेवल पे जो अर्थव्यवस्था है, पूरी इकोनॉमी है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह की इकोनॉमी मिलती है देखने को हमें वर्ल्ड लेवल पे। एक होती है अपनी
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। चलो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो पहली होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी होती है हमारी स्टेट इकोनॉमी, और तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। सॉरी, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, स्टेट इकोनॉमी हो गई और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीन तरह की इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। स्टेट इकोनॉमी का मतलब होता है राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। क्या कहते हैं हम इसको? मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। यानी दूसरा नाम क्या हुआ इसका? बाजार अर्थव्यवस्था। स्टेट इकोनॉमी को भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी जिसका मतलब होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका मतलब हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमने 3 मॉडल पढ़े थे, DNM, अगर आपको वो अच्छे से याद है तो फिर अपने लिए बहुत इजी हो जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, स्टेट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। स्टेट इकोनॉमी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो आपने यहाँ 2 फैक्ट जाने, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है हिंदी में इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और मार्केट इकोनॉमी मतलब बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिमिलरली स्टेट इकोनॉमी को हम राज्य अर्थव्यवस्था, और उसका दूसरा नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। अब आप 2 चीज़ें याद रखिए। ठीक है, ये 3 वर्ड आप हर जगह समझ जाएंगे, ये हर जगह मिलेंगे, ठीक है। ये 3 वर्ड, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड प्राइस ऑफ गुड्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है उसमें
पूरी स्वतंत्रता होती है मार्केट को कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी मात्रा में उसको प्रोड्यूस करना है और उसका प्राइस का क्या होगी उसको निर्धारण करना, ये किसके हाथों में रहता है, मार्केट के आधार में रहता है। इसलिए इसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। इसमें स्टेट का जो इंटरवेंशन होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो स्टेट का इंटरवेंशन होता है वो कितना होता है, 0%, यानी स्टेट हस्तक्षेप नहीं करती। आप सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बना सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसमें आपको स्टेट रेगुलेट नहीं करेगी, आपको डायरेक्शन नहीं देगी, आप अपनी इकोनॉमी अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एकदम से टीवी की डिमांड आपकी मार्केट में, एलईडी टीवी की डिमांड या प्लाज्मा टीवी की डिमांड बढ़ जाती है। लोग अब एलईडी टीवी ही चाहते हैं अपने घर में, एलसीडी को हटा के एलईडी लगाना चाहते हैं। तो क्या होता है, फिर सारी कंपनियां क्या करेगी, एलईडी टीवी का उत्पादन शुरू कर देगी, ठीक है। और उसका प्राइस जो रहता है गुड्स का, वो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे रहता है, ठीक है। क्या जो प्राइस होता है गुड्स का, यानी मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत होता है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत, उस सिद्धांत पे ही किसी भी वस्तु की प्राइस का डिसीजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आपको उत्पादन करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी मात्रा में आपको उत्पादन करना है, और उसका प्राइस क्या होगा। इन तीनों का निर्धारण कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में बाजार करता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो बिजनेसमैन की इकोनॉमी होती है, जहाँ बिजनेसमैन चला रहे हैं एक तरह से इकोनॉमी को, वही उत्पादन कर रहे हैं, वही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर वस्तुओं का प्राइस मार्केट डिसाइड कर रही है, और कितना अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करना है उसका निर्धारण हो रहा है। मान लीजिए अमेरिका में टीवी की डिमांड घट जाती है तो वो टीवी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए चाइना है, चाइना में टीवी की प्रोडक्ट तो वो गवर्नमेंट करती रहती है। ये मैं आपको स्टेट इकोनॉमी में बताऊंगा किस आधार से होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, मैंने एक नाम लिया था थोड़ी देर पहले, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, एडम स्मिथ। ये स्कॉटलैंड के थे। तो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमी, एडम स्मिथ, ये स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने ही अपनी किताब में ड्रेन ऑफ वेल्थ, सॉरी ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं, वेल्थ ऑफ द नेशन में इनकी किताब थी द वेल्थ ऑफ द नेशन में उन्होंने इसको, इस इकोनॉमी को परिभाषित किया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। किसने किया था, एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ ने ही मतलब कैपिटलिस्ट थ्योरी दी है कि कैपिटलिस्ट थ्योरी क्या होती है, जहाँ पर मार्केट फ्रीली अपने प्रोडक्शन कर सकती है, उसमें स्टेट का इंटरवेंशन ज़ीरो होता है। ये थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। उनकी किताब का नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस कब बढ़ जाएगा, जैसे थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई यहाँ समझ लीजिए आप होता क्या है। मांग और पूर्ति, ठीक है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। कोई प्रोडक्ट है पी, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। डिमांड क्या हुई उसकी, प्रोडक्ट की बढ़ गई मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्ट पी है, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई, और उसकी जो सप्लाई है वो उतनी नहीं हो पाई। जैसे मान लीजिए मार्केट में 100 पी प्रोडक्ट की आवश्यकता थी, पर उसकी जो सप्लाई है वो 50 ही हो पा रही है। तो इस कारण क्या होगा, इस कारण जो प्राइस होती है वो इस पी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में उतना उपलब्ध नहीं है। हर व्यक्ति इस पी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है,
तो वो जो दाम बोलेगी मार्केट उस दाम पे उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एक तो इसका प्रिंसिपल ये होता है। दूसरा, ठीक है, दूसरे में क्या होती है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है डी, ठीक है, इसकी जो डी नहीं करते हैं, इसको अपन ए करते हैं। कोई प्रोडक्ट है ए, इसकी डिमांड जो है मार्केट में कम हो गई है, ठीक है, डिमांड जो है किसी ए प्रोडक्ट की मार्केट में कम हो गई है और जो उसकी सप्लाई है वो बढ़ गई है मार्केट में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब डिमांड जैसे 100 टीवी हैं पर खरीदने वाले सप्लाई जो है 100 टीवी है, आप ये समझ लीजिए, वो उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई, 100 से 50 पे आ गई है, ठीक है, पर सप्लाई उसका 200 है, 200 टीवी मार्केट में मिल रही है। तो उसका क्या होगा, फिर जो वो होगा, फिर वो मार्केट बायर्स वैल्यू हो जाएगी कि मैं इसको कम प्राइस, उसकी जो प्राइस होगी टीवी की वो घट जाएगी, ठीक है, उसकी जो प्राइस होगी कम हो जाएगी टीवी की, क्योंकि खरीदने वाले 50 ही हैं और टीवी मार्केट में पड़ी हैं 200। तो इस कंडीशन में क्या होगी, प्राइस उसकी घट जाएगी। तीसरी क्या होती है, कोई सी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी डिमांड भी 100 है, ठीक है, डिमांड बढ़ी, साथ ही साथ उसकी सप्लाई भी बढ़ गई। जितना 100 टीवी आप मांग रहे हो, मार्केट सप्लाई कर रही है 100 टीवी आपको, तो फिर उसकी प्राइस क्या होगी, फ्लक्चुएट नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। तो ये आपको डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल है। ऐसा ही यहाँ पर होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जिस प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो फिर क्या होती है, उसकी अगर सप्लाई नहीं बढ़ पाती तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ये मार्केट के आधार पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, ठीक है। अब इसी से हम स्टेट इकोनॉमी को समझेंगे। मेरे ख्याल से आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस में उसको डिसाइड करना है, ये सब डिसीजन कौन लेती है, इसमें मार्केट रहती है। इसमें स्टेट का इंटरवेंशन यानी सरकार का इंटरवेंशन ज़ीरो होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है सरकार, ठीक है। दूसरी आती हमारी स्टेट इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, समाजवाद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। स्टेट जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका जो थ्योरी दी गई थी वो दी थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। इनकी एक बुक थी दास कैपिटल, उसमें इन्होंने, कार्ल मार्क्स जो थे ये जर्मनी के थे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी आपको स्टेट इकोनॉमी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद का जो इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था जो बताई थी वो उनने अपनी किताब दास कैपिटल में, जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने स्टेट इकोनॉमी बताई थी। तो स्टेट इकोनॉमी किसने बताई थी, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, जर्मनी के। ओके, समझ में आ गया आपको, इसको हटा देते हैं, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब स्टेट इकोनॉमी क्या होता है, स्टेट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी की आप ये समझ लीजिए अपोजिट होती है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करना है इसका डिसीजन इसमें कौन ले रहा था, मार्केट ले रहा था, इसमें कौन लेगी, गवर्नमेंट। कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है इसका भी डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट। और उसकी प्राइस क्या होगी इसका भी डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपको तीनों समझ में आ गया। ये वेलफेयर सिद्धांत पर होती है, जन कल्याण की बात होती है, इसमें हर किसी का कल्याण हो, इसलिए गवर्नमेंट अपने हाथ में ये लेती है, ठीक है। समाजवाद अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। एंड प्राइस ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट। पर इसमें ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि छोड़ दिया जाता है जनता को भरोसे बाजार के, इसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्राइस को डिसाइड करती है, स्टेबल रखने की कोशिश करती है और मेंटेन करके चलती है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मैं एग्जांपल आगे बताऊंगा जब मैं इनको और डिफाइन करूंगा। अभी आप बेसिक अंतर समझिए इनमें है क्या। इसमें कौन ले रहा है सारे डिसीजन, गवर्नमेंट। इसमें कौन ले रहा था, मार्केट।
इसलिए इसको हम कहते हैं समाजवाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, क्या उसका प्राइस होगा, ये सबका डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी, आपकी सरकार लेगी। ठीक है, इस तरह की अर्थव्यवस्था हमको यूएसएसआर में देखने को मिलती थी, जो 1990 से पहले रशिया हुआ करता था वो। ठीक है, दूसरी चीज़ चाइना में भी हमें ये अर्थव्यवस्था देखने मिलती है, कम्युनिस्ट चाइना में। ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना में। अब ये आपको समझ में आ गया और ये आपको समझ में आ गया, तो फिर ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी इस कैपिटलिस्ट थ्योरी हुई या जो स्टेट थ्योरी हुई हैं, उन दोनों के जो भी फीचर्स थे पॉजिटिव, उन दोनों फीचर्स को निकालकर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में रख दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और जो स्टेट इकोनॉमी थी, उनके जो पॉजिटिव फीचर्स थे उनको निकाल के हमसे मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, स्टेट, दूसरा मार्केट, ये दोनों ही मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जो भी जैसे अपनी कोर सेक्टर इंडस्ट्री हुई, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, रिफाइनरी, ठीक है, सीमेंट, इस तरह की हुई, जो पीडीएस सिस्टम होता है, जल कल्याण सिस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है कि इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन मैं करूँगी। ठीक है, जबकि मार्केट क्या होती है, बाकी की जो हमारी कंज्यूम करने, कंजप्शन के लिए जो भी वस्तुएं होती है, गुड्स एंड सर्विस, उसका प्रोड्यूस कौन करता है? मार्केट करता है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके मिक्स्ड इकोनॉमी में, यानी यहाँ पर स्टेट भी काम कर रही है और मार्केट भी काम कर रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी तक ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था इसी तरफ बढ़ती जा रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, जहाँ पर स्टेट भी रेगुलेट करती है और मार्केट भी। अब मान लीजिए कभी कभी मार्केट अपनी मनमानी करने लगती है अगर, तो स्टेट उसको रेगुलेट कर सकती है, इसलिए ये अर्थव्यवस्था ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, तो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम चलेंगे, आगे पढ़ेंगे कि भारत ने, इसका एग्जाम्पल है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या समझा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसका राज होता है? मार्केट का राज होता है। मार्केट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में करना है और क्या उसकी प्राइस होगी। प्राइस का निर्धारण होता है डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पर। दूसरी चीज़, इसके एग्जाम्पल हमने कौन कौन से देखिए, इसके एग्जाम्पल होते हैं, कहाँ कहाँ हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है? यूएसए, यूरोप, कनाडा, जर्मनी, एक्सेट्रा, इन देशों में हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है। दूसरा स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार ही सारी जिम्मेदारी लेती है प्रोडक्शन करने की, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसका प्राइस निर्धारण करने की। ठीक है, तो ये होता है स्टेट इकोनॉमी में, यहाँ सारे फैसले कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, ये वेलफेयर पॉलिसी पे आधारित स्ट्रक्चर होता है इसका। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को किसने दिया था थ्योरी? एडम स्मिथ ने, जो स्कॉटलैंड के थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। साथ ही साथ जो स्टेट इकोनॉमी है वो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो जर्मनी के विशेषज्ञ थे इकोनॉमी के। ठीक है, उन्होंने दिया था, बाद में वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे, वहाँ रहने लगे थे। उनकी किताब का नाम था दास कैपिटल, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो स्टेट इकोनॉमी किसने दी थी? ये हो गई। यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर चीज़, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में करना और क्या। इन दोनों को मिलाकर नई अर्थव्यवस्था बनाई गई मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर स्टेट और मार्केट ने मिलकर काम किया कि कोर इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं उनका, जैसे सीमेंट हुई, पेट्रोलियम हुई, ठीक है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, डेवलपमेंट के काम हुए, डैम्स बनाना, इरिगेशन, इन सब का काम कौन ले लेता है? गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है। बाकी जो मार्केट के हाथ में छोड़ देती है कि आप प्रोड्यूस करिए, आप पहुंचाइए। तो यहाँ पर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे कहाँ है? इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है हमको ये। ठीक है, और मलेशिया हुआ, काफ़ी देशों में इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ आपको, तो इनके डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे, यहीं के यहीं बता देता हूँ। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था।
अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं शॉर्ट में, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन तीनों में। ठीक है, ये होती है आ हस्तक्षेप की नीति। इसे अपन हिंदी में कहते हैं आ हस्तक्षेप की नीति। यही इसकी विशेषता होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब हम देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलता है? लेज़ी फेयर, एफ है, ये पी नहीं है, ये एफ है, एफ फॉर फैन, लेज़ी फेयर पॉलिसी, यानी आ हस्तक्षेप की नीति। आ हस्तक्षेप की नीति का मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया था कि गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, तो यानी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है, तो यहाँ ओनरशिप जो होती है, ओनरशिप किसकी होगी? यहाँ पर ओनरशिप होगी प्राइवेट एंटरप्राइज की। इसका मतलब होता है मार्केट की। ठीक है, तो ओनरशिप इसमें किसकी रहती है? प्राइवेट एंटरप्राइज की। जबकि यहाँ हमने देखा था स्टेट इकोनॉमी, जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसमें हमने क्या दिया था? लेज़ी फेयर पॉलिसी थी क्या? यहाँ पर हस्तक्षेप की नीति है क्या? यहाँ तो सारे काम ही गवर्नमेंट कर रही है, सभी प्रोडक्शन के काम, डिस्ट्रीब्यूशन के काम, प्राइस निर्धारण के काम सब गवर्नमेंट कर रही है, जल कल्याण पॉलिसी के आधार पर कर रही है, तो यहाँ पर लेज़ी फेयर पॉलिसी नहीं होती। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये किसकी विशेषता होती है? लेज़ी फेयर पॉलिसी। ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी की विशेषता, आ हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, आप फ्रीली काम करिए। ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर किसका ओनरशिप होती है? इधर किसकी ओनरशिप होगी? इधर ओनर, यानी यहाँ पर नो लेज़ी फेयर पॉलिसी पालन किया जाता है, यानी ओनरशिप यहाँ पर किसकी होगी? ओनरशिप होती है यहाँ पर गवर्नमेंट की। ठीक है, यहाँ पर ओनरशिप हम देखने को मिलते हैं किसकी होगी? गवर्नमेंट प्लस मार्केट। कई क्षेत्रों को मार्केट चला रहा है, कई क्षेत्रों को गवर्नमेंट चला रहा है, तो ओनरशिप दोनों ने बांट ली है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर लेज़ी फेयर पॉलिसी हो गई, ओनरशिप किसकी होगी? प्राइवेट हो गई। ठीक है, यहाँ पर ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। यहाँ पर कोई लेज़ी फेयर पॉलिसी नहीं होती, नो लेज़ी फेयर, क्योंकि सारे काम ही गवर्नमेंट कर रही है, हर जगह उसका हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, और यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी में ओनरशिप क्या होगी? गवर्नमेंट और मार्केट मिलके काम करते हैं। ठीक है, अब ये होता है मार्केट मैकेनिज्म, यहाँ पर पूरा मार्केट मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म, ये सब आपको पॉइंट में नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पर रहता है मार्केट मैकेनिज्म, यहाँ पर रहता है स्टेट मैकेनिज्म, मतलब स्टेट हर चीज़ को चलाती है, वही चीज़ें। ठीक है, और यहाँ रहता है मिक्स मैकेनिज्म, यानी मार्केट और स्टेट का मिक्स मैकेनिज्म चलता है यहाँ पे। तो ये इनके अंतर थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के उदाहरण क्या हो गए? यूएसए, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड मैनी मोर्स। ठीक है, स्टेट इकोनॉमी के एग्जांपल क्या हो गए? इसके एग्जांपल लिख देता हूँ, चाइना, रशिया, वियतनाम, क्यूबा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सी है, CUBE, क्यूबा, BA, क्यूबा एक्सेट्रा। तो वियतनाम, क्यूबा, चाइना और रशिया में इस तरह की उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इस आधार पर वो काम करती है। मिक्स इकोनॉमी में जैसे इसमें एग्जांपल क्या हो गए? अपनी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडोनेशियन इकोनॉमी, मलेशिया, ये हो गए। ठीक है, तो ये हो गए अपने मिक्स इकोनॉमी के। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी, ये मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में बताई है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़, आप ये पूछ रहे होंगे सर भारत ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मन में सोच रहे होंगे और स्टेट इकोनॉमी को क्यों नहीं अपनाया, उसने ये मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को क्यों अपनाया? तो हम इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी थी। इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत क्यों नहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ गया, क्यों नहीं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। यहाँ हमको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि हुआ क्या था। आप सब जानते हैं 1757 से 1947 तक ब्रिटिश रूल था भारत में, यानी अंग्रेजों का रूल चलता था भारत में, ठीक है। प्लासी का युद्ध जब हुआ था और फिर जो हमारी जो इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बीच का जो एरिया जो टाइम था वो ब्रिटिश टाइम था, यानी ब्रिटिश रूल करते थे हमारे ऊपर, कॉलोनियल रूल था हमारे ऊपर। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडियन जो इकोनॉमी जो कि ब्रिटिशों से आने से पहले में जो सेल्फ सफिशिएंट थी, आत्मनिर्भर थी, उसको इन्होंने डिस्ट्रक्शन कर दिया, उसको इन्होंने नष्ट कर दिया। किस तरह से करा, इनका मूल उद्देश्य जो भारत आने का था वो था इनका प्रॉफिट। ये कोई भी विकास करने के पर्पस से नहीं आए थे। इस चीज़ को हम डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो उसके जितने भी कारण हैं कि क्या प्रभाव हुआ ब्रिटिश का भारत में राज करने का, क्या हमको उसके नुकसान हुए, वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जब हम मॉडर्न इंडिया में जाके ब्रिटिश अराइवल के बाद वो टॉपिक आएगा व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो वो हम देखेंगे, उस समय पढ़ेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ आपको समझ में आए कि भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ क्यों गया, क्यों नहीं उसने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया। ठीक है, उसका रीज़न क्या था कि क्यों उसने कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी को नहीं समझाया। अभी ये बेसिकली ये हिस्ट्री का टॉपिक है, बट मैं यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा क्यों हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव हुए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ब्रिटिश रूल में क्या था, इंडियन इकोनॉमी के जब फीचर्स देखे जाए हम मोटे तौर पे, तो इस समय जब हम ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थे तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, ठीक है, वो थी 0.2%, यानी ना के बराबर 0.2% हमारी ग्रोथ रेट थी। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हमें लिटरेसी रेट हमारी कितनी थी, ओनली 17%। और तीसरा, जब जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो उस समय कितनी थी, भारत की ये स्थिति हो गई थी इंडिपेंडेंस जब हमको मिला था 1947 में। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटिशों ने इतना दोहन किया था हमारा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, सभी जगह उन्होंने हमारा धो गया। एग्रीकल्चर में कैसे किया, एग्रीकल्चर में इस तरह से किया कि कैश क्रॉप्स जो होती हैं हमारी नकदी फसलें, उसमें उन्होंने कॉटन और इंडिगो इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया। ठीक है, कॉटन और इंडिगो, कॉटन मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, कपास, इंडिगो मतलब नील, इन दोनों की खेती को बढ़ावा दिया। और जो भी हमारे खेत वगैरह गेहूं चावल अनाज उत्पादे थे उसको कम करके उन्होंने इसके किसानों पर दबाव बनाकर उनको इसके लिए उत्पादन करने के लिए, कॉटन का उत्पादन करने के लिए और इंडिगो का उत्पादन करने के लिए उनको विवश कर दिया था। ठीक है, तो ये दो कारण थे जिससे हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी एग्रीकल्चर में डिस्ट्रैक्शन आया। ठीक है, यहाँ से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे, कॉटन का रॉ मटेरियल ले जाते थे,
ठीक है, और रंगने के लिए इंडिगो ले जाते थे, नील ले जाते थे और वहाँ पर जाके उसको मैन्युफैक्चर्ड करते थे प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को फिर वेस्टर्न मार्केट बना दिया था। यानी यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन और वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के, गुड्स बन के आता था, वहाँ से हमको फिनिश प्रोडक्ट बेचते थे जिससे हम उनको खरीदें, ठीक है, कम दामों पे। जबकि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उन्होंने इसको तोड़ के मरोड़ के रख दिया, लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि अब हमारे महाराज वगैरह थे उस समय, वो भी ब्रिटिशों को सपोर्ट करते थे, वो उनका प्रोडक्ट खरीदते थे। इसीलिए जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गई। आर्टिशन जो थे, जो कला का काम करते थे, उनका भी धीरे धीरे काम कम हो गया, ठीक है। तो जो ये सब ब्रिटिश रूल का प्रभाव था हमारे एग्रीकल्चर में, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो भी थी, हैंडलूम वगैरह मैंने बताई दी कि इसका उत्पादन बढ़ा दिया था, तो उनको और जो उनके फिनिश प्रोडक्ट थे वहाँ से, जैसे मान लीजिए आपको और साधारण शब्दों में समझाऊं, हमारे जो किसान होते थे, जो खेती करते थे या जो अपने हैंड प्रोडक्ट्स बनाते थे, जब वो ब्रिटिश मार्केट में वो सामान बेचने जाते थे तो उस पर लगता था इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे उस पर बहुत ही हाईली हैं। जबकि वहाँ से कोई प्रोडक्ट आता था तो उस पर ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो उनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता था और हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता था। इस कारण से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। अब देखिए 1947 तक पहुँचते पहुँचते भारत की ये हालत हो गई थी कि जो ग्रोथ रेट थी वो ना के बराबर थी, लगभग 0.2%, ठीक है, ओके। लिटरेसी रेट यानी 100 आदमियों में से केवल 17 लोग ही पढ़े लिखे होते थे उस समय। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी जो जीने की आपकी दर थी, कोई जो एवरेज थी वो थी 32.5 साल, यानी आप 32.5 साल से एवरेज एक रेट थी उस समय हमारी ये जीने की, ठीक है। इस समय हमारी कम से कम अराउंड 69.5 ये हो गई है एट प्रेजेंट, ठीक है। लिटरेसी रेट अभी हमारी 73% चल रही है और ग्रोथ रेट अभी हमारी 4 to 5 या आई थिंक 5 to 6% चल रही है, डाटा चेंज होते रहता है, ठीक है। ये हो गई। अब ये मेन कारण थे हमारे कि जो हमारे लीडर्स थे उस समय के, हमारे इंडियन लीडर्स, जब हमें आज़ादी मिली वो चाहते थे कि भारत कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाए इकोनॉमी के। वो क्या चाहते थे कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाए, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, जिससे ग्रोथ रेट तेज हो जाए, सभी को नौकरी मिले, ठीक है। पर रीज़न क्या था कि वो क्यों उनका झुकाव जो हुआ वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हुआ, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो वर्ड आप देख लीजिए, एक है कैपिटलिस्ट मॉडल, एक है सोशलिस्ट मॉडल। तो हमारे जो लीडर चाहते थे कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उत्पादन हो, लोगों को रोज़गार मिले, भारत की ग्रोथ बढ़े, सभी को काम मिले, डेवलपमेंट हो, हॉस्पिटल्स बने। पर मेन रीज़न क्या थे, ये देखिए लिटरेसी रेट 17% है। अब जब ये 17% है, यानी जो हमारे यहाँ पढ़े लिखों की कमी है, ठीक है। स्किल्ड मैन पावर नहीं है हमारे पास, कुशल लोग नहीं है। अभी जो स्किल इंडिया मिशन चल रहा है वो भी इसलिए, आज प्रेजेंट में भी कई लोगों को, हमारे जो कॉलेज हैं वो कैसी एजुकेशन हमको दे रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, जबकि हमको प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता है कि हमको प्रैक्टिकल काम सिखाओ यार। थ्योरी तो हम याद भी कर लेंगे, समझ लेंगे, आप हमको काम सिखाओ, ठीक है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करी गई है। तो ये स्किल्ड, इसकी कमी थी, स्किल की कमी थी, तो इसलिए एक तो ये रोड़ा बना। दूसरा, हमारे पास कैपिटल नहीं थी। कैपिटल मतलब पैसा, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे यहाँ पर उत्पादन कौन कर रहा था, एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट लोग, प्राइवेट एंटरप्राइज। हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर थे वो, उनके पास इतनी पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे वो इतने लेवल पर कि हम इस मॉडल को खड़ा कर सकें, ठीक है। तीसरा, इंडियन जो एग्रीकल्चर था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था। हमारी 70 से 75% जो जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी, कृषि आधारित थी। तो हमको इधर लाने में उसको स्किल्ड नहीं थी, वही रीज़न आ गया, ठीक है, लाने में हमको समस्या होती। तो इसलिए इस मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया। हम कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ नहीं गए, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास स्किल्ड लोग थे जो उन इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकें, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। 70 से 75% हमारी जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी हुई थी उस समय, ठीक है, 70 से 75, 75% तक। तो ये रीज़न था पहला।
अब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ क्यों गए? ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता है? स्टेट, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हमने इस मॉडल को क्यों अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को? हमारा मॉडल भले ही मिक्स्ड इकोनॉमी था, पर हमारा जो झुकाव था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था। कि इसमें भी आपने देखा होगा, जब आप पढ़ेंगे आगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है, कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम क्यों, हमारा झुकाव था। जो हमने 5 ईयर प्लान लिए थे, वो कहाँ से लिए थे हमने? रशिया से, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, रशिया से ली थी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान्स, ये था प्लानिंग जो गवर्नमेंट करती थी कि किस तरह हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जनता तक उन्हें पहुंचा सकें, उनका कुशल इस्तेमाल कर सकें। वही थे हमारे 5 ईयर प्लान बेसिकली। पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम कितनी थी? गरीबी थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट रेट कुछ नहीं था, पॉवर्टी थी, आपने लिटरेसी रेट देख ही रही, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ की कंडीशन देख ही रही, ग्रोथ रेट आपने देख ही रही। ठीक है, इसलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी गए। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी की भी तरफ से हमारा जो झुकाव था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती थी, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती, यदि मार्केट अपनी मनमानी करती तो गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, उसको कंट्रोल। फिर भी हमने पीएसयू, जो अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनके डेवलपमेंट पे जोर दिया। उनको ये काम दिया कि आप हमारे लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़, यदि भारत का उद्देश्य यही था कि पहले हम अपनी इस लेवल पे पहुंच जाएं, हम अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, खाने के लिए हम अपने व्यवस्था कर लें, उसके बाद हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करेंगे। इसलिए उन्होंने पीएसयू को काम दिया। पीएसयू में हमारी कोर सेक्टर जो भी थी, जैसे सीमेंट हुई,